आज हम महाकवि भास के स्वप्न वासव दत्तम के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि भास संस्कृत साहित्य के नाटककारों में अग्रणी एवं संभवतः सर्वप्राचीन नाटककार माने जाते हैं। ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में ऐसे मूर्धन्य नाटककार हैं जिनकी कृतियां आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान धारण करती है। इनके रूपक प्राचीन काल में भी इतने विख्यात थे कि संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवियों ने भी इनका आदर के साथ अपनी कृतियों में उल्लेख किया है। महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्रम में, आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में, महाकवि बाणभट्ट ने हर्षचरित में, वाक्पति राज ने अपने प्राकृत भाषा में लिखे हुए काव्य गौडव में और राजशेखर ने सुक्ति मुक्तावली में, अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती में महाकवि भास का इनके रूपकों में उद्धृत पद्यों का, सूक्तियों का आदर के साथ अपने काव्यों में प्रयोग किया है। महाकवि भास के विषय में नाटककार जयदेव ने प्रसन्न राघव में महाकवि भास को कविता कामिनी का हास कहकर के पुकारा है। उन्होंने लिखा है, यस्या सोरस चिकुर निकरः कर्णपूरो मयूरः भासो हासः कवि कुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हर्षो हृदय वसति पंचबाणस्तु बाणः केसाम नैषा कथय कविता कामिनी कौतुकाय। जयदेव कहते हैं कि कविता कामिनी जिनके चिकुर निकर अर्थात केस पास चोर कवि हैं, मयूर कवि जिनके कर्णपूर हैं, महाकवि भास जिनका हास है, कवि कुलगुरु कालिदास जिनके विलास हैं, महाकवि हर्ष जिनका हर्ष अर्थात आनंद है, और पंचबाण बाणभट्ट कामदेव के समान जो है, ऐसी कविता कामिनी किसके लिए कौतुक का विषय नहीं होगी, अर्थात सभी के लिए कौतुक का विषय होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटककार जयदेव ने महाकवि भास को कविता कामिनी का हास कहकर के संबोधित किया है। महाकवि भास ने अनेक रूपकों की रचना की है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि सन 1912 ईस्वी में महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री ने त्रिवेंद्रम नगर से
त्रयोदश रूपक वाला भास नाटक चक्र प्रकाशित करवाया है। हम देखते हैं कि भास के नाटक चक्र में त्रयोदश नाटक हैं। ये त्रयोदश नाटक इस प्रकार हैं, आप देखिए। अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोगः, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, दूतवाक्यम, उरुभंगम, बालचरितम, चारुदत्तम, अविमारकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम और स्वप्न वासव दत्तम। भास नाटक चक्र के इन 13 रूपकों में से हमारे अध्ययन का आज जो विषय है वह है स्वप्न वासव दत्तम नाटक। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में कुल 6 अंक हैं। इसकी कथा वस्तु गुणाढ्य की बृहत कथा के उदयन चरित्र से ली गई है। इसमें महाकवि भास ने वत्सराज उदयन और अवंती राज प्रद्योत की राजकुमारी वासवदत्ता की प्रणय कथा का अभिनयात्मक शैली में सरस वर्णन किया है। कवि ने इसकी रचना करने में जहाँ जहाँ भी नाटकीय शोभा को बढ़ाने के लिए उचित समझा है, वहाँ कथानक में परिवर्धन अपने तरीके से किया है। हम देखते हैं कि स्वप्न वासव दत्तम में कवि ने उदयन और वासव दत्ता के प्रणय की कथा को ही लिया है। इसकी स्वप्न वासव दत्तम की कथा जहाँ से प्रारंभ होती है, नाटक का प्रारंभ जहाँ से होता है, उससे पूर्व की जो पृष्ठभूमि है वो आप देखिए। उदयन का विवाह वासव दत्ता के साथ हो जाने पर उनकी विलासिता बढ़ती गई। उदयन राज्य का भार मंत्रियों पर छोड़कर स्वयं आखेट आदि में व्यस्त रहने लगे। परिणाम क्या हुआ इसका? अवसर पाकर इनका जो पड़ोसी राज्य का शासक था आरुणी और इनका परम शत्रु था, उसने अवसर प्राप्त करके इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे इनके राज्यों के कुछ अंशों पर अपना आधिपत्य कर लिया। आरुणी के द्वारा धीरे धीरे करके जब इनके राज्य के भागों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया, तो उदयन के महामात्य, जो कि एक कूटनीतिज्ञ और बुद्धिमान हैं, योगंधरायण, उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से शत्रु के द्वारा जीते हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। शत्रु के द्वारा जीते हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए या तो उस राज्य का शासक इतना शक्तिशाली हो कि आक्रमण करके अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर ले, अथवा वह किसी ऐसे अपने पड़ोसी राजा से मधुर संबंध स्थापित कर ले कि उसकी सहायता से संगठित होकर के पुनः अपने शत्रु पर आक्रमण करके अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया जा सके। अब चूंकि वत्सराज उदयन अपने राज्य के प्रति उदासीन हो गए, आखेट करने में इत्यादि
अन्य कलाओं में वो सख्त रहने लगे, राज्य के प्रति उनका ध्यान इतना अधिक नहीं रहा। तो मंत्री योगेंद्रायण ने सोचा कि मगध देश के राजा दर्शक से मैत्रीपूर्ण संबंध तो इनके हैं ही, लेकिन उनसे यदि वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो जाएं तो निश्चित रूप से उदयन और दर्शक दोनों मिलकर के आरुणि को पराजित कर सकते हैं और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। योगेंद्रायण ने से मिलकर अपने स्वामी का हित चाहने के लिए गुप्त मंत्रणा करके एक योजना बनाई और उस योजना के तहत उन्होंने लावाणक नामक ग्राम में अग्नि लगवा दी और उसमें यह दुष्प्रचारित करवा दिया कि अग्नि में वासवदत्ता जल गई और वासवदत्ता को बचाते हुए मंत्री योगेंद्रायण भी उसमें जलकर मर गए। राजा उदयन इस समय आखेट करने के लिए गए हुए थे। जब वो आखेट करके वापस लौटे और वासवदत्ता के अग्नि में जलकर मर जाने का समाचार सुना तो वो अपनी प्रियतमा के वियोग में व्याकुल हो गए, पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। मंत्रियों ने जैसे तैसे उनको ढांढस बंधवाया। इधर योगेंद्रायण वासवदत्ता को लेकर के मगध की राजधानी राजगृह के निकट उपवन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से स्वप्न वासवदत्तम नाटक के प्रथम अंक का शुभारंभ होता है। प्रथम अंक में हम देखेंगे, प्रथम अंक की कथा से पहले हम ये देखते हैं कि इस स्वप्न वासवदत्तम में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं और इनके अतिरिक्त किन किन पात्रों का उल्लेख इसमें हुआ है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि स्वप्न वासवदत्तम के नायक हैं उदयन। ये वत्स देश के राजा है। ये धीर ललित श्रेणी के नायक हैं। धीर ललित श्रेणी के नायक के विषय में आचार्यों ने कहा है, निश्चिंतो मृदुरनिशम कला प्रियो धीर ललितैषात्। जो निश्चिंत रहता हो, मधुर स्वभाव का हो, नृत्य गीत आदि कलाओं में जो व्यस्त रहता हो, ऐसे नायक को धीर ललित की श्रेणी में रखा गया है। उदयन में धीर ललित नायक के समस्त गुण मौजूद हैं। ये निश्चिंत हैं, राज्य भार की चिंता नहीं करते। राज्य का भार इन्होंने अपने मंत्रियों को सौंप दिया है। स्वभाव से ये मधुर हैं, सरल हैं, सहज हैं। अहर्निश कला परायण है। वीणा बजाने की कला में इन्होंने निपुणता प्राप्त कर रखी है। वासवदत्ता ने वीणा बजाना इन्हीं से सीखा है। आखेट करना इनका प्रिय शौक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक धीर ललित नायक के समस्त गुण उदयन में उपस्थित है। वासवदत्ता जो कि इस नाटक की नायिका है, ये अवंतीराज प्रद्योत की पुत्री है। ये स्वकीय नायिका है। अवंतिका के वेश में योगेंद्रायण इनको पद्मावती के पास न्यास के रूप में सुरक्षित रखते हैं। उदयन के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने में योगेंद्रायण की योजना में सर्वाधिक सहयोगिनी होती है तो वह वासवदत्ता होती है, जो अपने प्रियतम की समृद्धि के लिए, सम्मान के लिए प्रिय वियोग को सहती है
पटरानी होकर के भी वन में रहना स्वीकार करती है। पद्मावती के साथ उसकी सखी के रूप में, उसकी सेविका के रूप में रहती है। अपने ही सम्मुख अपने पति का दूसरी स्त्री के साथ विवाह होते देखती है। इन सब को सहते हुए भी वह अपने पति का कल्याण चाहती है। ऐसी ये उदात्त स्वभाव वाली जो स्त्री है, नायिका है, वो वासवदत्ता ही है। तृतीय पात्र जो इसमें महत्वपूर्ण है वह है पद्मावती। पद्मावती मगध के राजा दर्शक की बहन है। ये सरल स्वभाव वाली, धर्मपरायणा और सुंदर सुशील कन्या है। इसका विवाह एक राजनीतिक विवाह, इसको हम कह सकते हैं कि पद्मावती और उदयन का जो विवाह है वो राजनीतिक संबंधों का विवाह है। चूंकि उदयन के राज्य को आरुणि ने अपहृत कर लिया था और दर्शक की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही योजना बना करके, गुप्त योजना बना करके, या यूं कह दें कि छल पूर्वक उदयन का पद्मावती के साथ विवाह करवाया जाता है। यद्यपि उदयन सुंदर है, सुशील है और उनके गुणों से आकृष्ट होकर के पद्मावती भी उनसे विवाह करना स्वीकार करती है। उदयन से जब वाग्दान होता है तो इसका समाचार सुनकर के पद्मावती को अत्यंत प्रसन्नता होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन दोनों का विवाह करवाया जाता है। अब वैसे तो प्रारंभ में और अंत में ही योगेंद्रायण का हमको इस नाटक में दर्शन होता है, लेकिन फिर भी नाटक की समस्त विषय वस्तु योगेंद्रायण के अनुसार ही चलती है। ये योगेंद्रायण ही है जिन्होंने वासवदत्ता के साथ गुप्त योजना बना करके अपने स्वामी वत्स देश के राजा उदयन का खोया हुआ साम्राज्य ही नहीं प्राप्त करवाया, बल्कि महाराज उदयन को राज्य के प्रति सावचेत भी किया। अब एक महत्वपूर्ण पात्र है वसंतक। वसंतक इस नाटक के विदूषक हैं और जैसा कि विदूषक के लक्षण के बारे में कहा है कि विदूषक कौन होता है, तो विकृताकार वाक वेश चेष्टादि को कहत भवेत। विकृत आकार से, वेशभूषा आदि से चतुर व्यक्ति के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है वो हास्य होता है, और वो हास्य उत्पन्न करने वाला जो पात्र है वो विदूषक कहलाता है। तो विदूषक वह पात्र हो गया जो अपने विकृत आकार, वाक, वेशभूषा, क्रियाओं आदि के द्वारा सहृदयी जनों के हृदय में हास का विकास करे, हास उत्पन्न करे, वो विदूषक कहलाता है। स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक में जो विदूषक है उसका नाम है वसंतक। ये वसंतक राजा उदयन का मित्र भी है और रानियों का प्रिय भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती, योगेंद्रायण और वसंतक, इन पांचों पात्रों के द्वारा ही इस स्वप्न वासवदत्तम की कथा वस्तु को बुना जाता है। इन पांचों पात्रों के अतिरिक्त अन्य पात्र भी हैं जिनका संक्षिप्त परिचय आप इस प्रकार देख सकते हैं। स्वप्न वासवदत्तम में जिन पुरुष पात्रों का वर्णन कवि ने किया है
उनमें सूत्रधार है। सूत्रधार नाटक के प्रारंभ करता है और रंगमंच के अध्यक्ष हैं। 2 भट्ट हैं जो पद्मावती के सेवक हैं। योगेंद्रायण, जिनके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, ये वत्सराज उदयन के प्रधान अमात्य हैं। कांचुकीय महाराज दर्शक के अंतःपुर के सेवक हैं। महाराज प्रद्योत के रव्य गोत्रीय सेवक हैं। ब्रह्मचारी, ये लावाणक ग्राम में अध्ययन करने वाला एक विद्यार्थी है जो कि तपोवन में अग्निदाह की सूचना लेकर आता है। राजा, ये वत्स देश के राजा उदयन हैं जिनका वर्णन नायक के रूप में किया गया है। विदूषक उदयन के सखा हैं और ये वसंतक हैं। रुमणवान, प्रधान अमात्य योगेंद्रायण तो अपनी योजना बना करके वासवदत्ता को लेकर के पद्मावती के पास आ जाते हैं। पद्मावती के पास न्यास के रूप में उनको रख देते हैं और स्वयं चले जाते हैं। लेकिन अब अपनी प्रियतमा के वियोग में विह्वल हुए राजा उदयन को संभालने वाला जो व्यक्ति बचता है वो है मंत्री रुमणवान। और उनके बारे में, रुमणवान की कार्यशैली के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में ये कहा गया है कि रुमणवान अपने स्वामी उदयन का इस प्रकार से ख्याल रखते हैं कि उदयन के सोने पर ही वो सोते हैं, जगने पर जगते हैं, खाने पर खाते हैं और वो इस तरीके से उदयन का अनुसरण करते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि यदि उदयन अभी प्राण त्याग दे तो रुमणवान भी अपने प्राण त्याग सकते हैं। इनके ऐसे व्यवहार को देख करके यही कहा है कि जिन पर राजा आश्रित हैं तो ये मान के चलिए कि पूरा राज्य ही उन पर आश्रित हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने वाले जो मंत्री हैं वो रुमणवान है, जो कि योगेंद्रायण की अनुपस्थिति में राजा उदयन का सहयोग करते हैं, उनको धैर्य बंधाते हैं। पुरुष पात्रों का परिचय कराने के पश्चात आप स्त्री पात्रों के बारे में देखिए कि स्वप्न वासवदत्तम में किन किन स्त्री पात्रों का वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। वासवदत्ता ये वत्सराज उदयन की पटरानी है, महासेन प्रद्योत की पुत्री है और अवंतिका के रूप में पद्मावती के पास धरोहर के रूप में योगेंद्रायण के द्वारा रखी जाती है। पद्मावती मगध राजेश्वर दर्शक की बहन है, उदयन की द्वितीय पत्नी है। तापसी ये तपोवन में रहने वाली वृद्धा तपस्विनी है। चेटी पद्मावती की विश्वस्त परिचारिका है। मधुरिका, पद्मनिका और कुंजरिका ये तीनों हैं पद्मावती की सेविकाएं। धात्री पद्मावती की उपमाता है। विजया उदयन की परिचारिका है और प्रतिहारी है। महादेवी ये पद्मावती की माँ है। अवंती सुंदरी एक यक्षिणी है। अंगारवती प्रद्योत की राजमहिषी है और विरचिका उदयन की एक अन्य प्रेमिका है। इस प्रकार हमने इस स्वप्न वासवदत्तम के पुरुष पात्रों और स्त्री पात्रों का परिचय प्राप्त किया है। अब हम इसकी कथा वस्तु की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अंक का प्रारंभ जब होता है तो प्रारंभ में मंगलाचरण कवि ने किया है। इसमें कवि ने जो मंगलाचरण किया है वो आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार का मंगलाचरण उसको कहा जा सकता है। मुद्रा अलंकार के माध्यम से पात्रों के नाम के माध्यम से वस्तु का निर्देश कवि के द्वारा कर दिया गया है और इसी कारण से इसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कहा जा सकता है। अब इसकी कथा की ओर हम बढ़ते हैं। प्रथम अंक की कथा वस्तु के बारे में आप देखिए। नाटक का शुभारंभ मंगलाचरण के बाद, नांदी के बाद मगध देश की राजकुमारी पद्मावती अपनी मां के दर्शन हेतु तपोवन में आती है।
और कंचुकी के द्वारा ये घोषणा करवाती है कि आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार जिसको जो चाहिए वो राजकुमारी पद्मावती से प्राप्त कर सकते हैं। राजकुमारी पद्मावती धर्मपरायणा है और जो भी कोई याचना करेगा उन सबको पद्मावती वो सब चीज़ें देंगी। इसको सुनकर के वासवदत्ता के साथ आए योगेंद्रायण पद्मावती के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं कि ये मेरी भगिनी है अवंतिका, ये प्रोसित भर्तृका है, किसी पराये पुरुष का दर्शन करना भी इनके लिए निषेध है। मैं तपस्वी हूँ, मुझे अन्यत्र जाना है, तो मेरी बहन के चरित्र की रक्षा हो, इस उद्देश्य से मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने पास न्यास के रूप में रखें। कांचुकी कहता है कि महारानी राजकुमारी इनकी बात पर बिना विचार किए धरोहर के रूप में इनकी बहन को अपने पास रखना उचित नहीं है। यह अत्यंत ही कष्टकारक है, क्योंकि कहा है सुखम अर्थो भवेद दातुम, सुखम प्राणः सुखम तपः, सुखम अन्येद भवेद सर्वम, दुखम न्यासस्य कारणम। कांचुकी अपने कथन की पुष्टि करते हुए कह रहा है कि धन देना अत्यंत सरल है, प्राण देना भी सरल है, तपस्या के फल को देना भी सरल है, अन्य समस्त वस्तुओं को आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन न्यास की रक्षा करना अत्यंत कष्टकारक होता है, दुखप्रद होता है। इसलिए इनकी बहन को न्यास के रूप में रखना उचित नहीं है। इस पर पद्मावती कहती है कि नहीं, हमने एक बार जो वचन दे दिया है उसको हम पूरा करेंगे। और योगेंद्रायण का प्रस्ताव स्वीकार करके वो वासवदत्ता को अवंतिका के रूप में अपने पास रहने की स्वीकृति प्रदान करती है। इसी बीच लावाणक गांव से एक ब्रह्मचारी आया है जिसने सूचना दी है कि लावाणक नामक गांव में अग्निदाह हुआ, अग्निकांड हुआ, जिसमें उदयन की महारानी वासवदत्ता जलकर मर गई और उनको बचाते हुए योगेंद्रायण भी मर गए। और आखेट से जब राजा लौटे, उन्होंने ये समाचार सुने तो अपनी प्रियतमा के दुख में राजा बहुत दुखी हो रहे हैं। इन समाचार को सुनकर के योगेंद्रायण तपोवन से चले जाते हैं। यहाँ पर प्रथम अंक की विषय वस्तु पूर्ण होती है। द्वितीय अंक में पद्मावती और वासवदत्ता कंदुक क्रीड़ा करती दिखाई जाती है। वार्तालाप के प्रसंग में पद्मावती के विवाह की चर्चा छिड़ जाती है। चेटी कहती है कि राजकुमारी जी वत्सराज उदयन के गुणों पर मुग्ध हैं। उसी समय धात्री आकर कहती है कि किसी कार्यवश वत्स देश के राजा उदयन यहाँ आए हुए हैं। उनके गुण, रूप, सौंदर्य आदि पर मुग्ध होकर के महाराज दर्शक ने अपनी बहन पद्मावती का उनके साथ विवाह करना स्वीकार किया है। उदयन ने भी इसके लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। अन्य दासी इस बात की सूचना देती है कि महारानी का आदेश है कि आप लोग शीघ्रता करें, आज ही कौतुक मंगल का आयोजन करने का शुभ नक्षत्र है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर द्वितीय अंक
पूर्ण हो जाता है। तृतीय अंक की कथा वस्तु, मगध के राजभवन में पद्मावती के विवाह की चहल पहल दिखाई देती है। वासवदत्ता के लिए ये दृश्य असहनीय है, क्योंकि अपने ही जीते जी अपने पति का किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह करते हुए कोई कैसे देख सकती है। वह अपना मन बहलाने के लिए प्रमद वन में आ जाती है। तभी एक दासी आकर के वासवदत्ता को माला गूंथने के लिए कहती है, और यह कहती है कि इस माला में आपको 2 प्रकार की औषधियां भी गूंथनी है। वो दोनों औषधियां हैं, एक तो है अविधवाकरण नाम की औषध, और दूसरी है सपत्नी मर्दन नामक औषध। उस समय ये प्रथा प्रचलित थी कि इस कन्या का जब विवाह किया जाता था तो उसको विवाह के समय माला पहनाई जाती थी, उसमें ये 2 प्रकार की औषधियाँ विशेष रूप से गूंथी जाती थी, जिससे एक तो वो अखंड सौभाग्यवती होने के लिए, और दूसरा सपत्नी का मर्दन करने के लिए। वासवदत्ता अविधवाकरण नामक औषधि तो गूंथ देती है, लेकिन सपत्न मर्दन औषध को नहीं गूंथती है। जब चेटी इस बात को पूछते कि आपने ये औषधि क्यों नहीं गूंथी, तो बड़े ही चातुर्य से वासवदत्ता कह देती है कि पद्मावती की सपत्नी वासवदत्ता तो मर गई, अब इसको गूंथने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी दासी आकर के माला लेके चली जाती है और वासवदत्ता शयन के लिए चली जाती है। तृतीय अंक पूर्ण होता है। चतुर्थ अंक की कथा वस्तु आप देखिए, पद्मावती शरद ऋतु के मध्याह्न में वासवदत्ता और चेटी के साथ प्रमद वन में भ्रमण करने के लिए आती है। उनको ढूंढते हुए विदूषक वसंतक के साथ उदयन भी उसी वन में आ जाते हैं। राजा को देखकर के सभी संकोचवश लता मंडप में छिप जाती है। राजा घूमते घूमते वहीं पहुंच जाते हैं तो पद्मावती के कहने पर चेटी लताओं को हिला देती है, जिससे भ्रमर उड़ने लगते हैं, और भंवरों से डर करके राजा और विदूषक दूर ही एक शिलाखंड पर बैठ जाते हैं। एकांत पाकर विदूषक राजा से पूछता है कि हे मित्र, आपको कौन प्रिय है, तब की वासवदत्ता या आपकी पद्मावती? राजा बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं, किसको प्रिय बताएं, किसको अप्रिय बताएं। लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ राजा कहते हैं कि हे मित्र, यद्यपि पद्मावती रूप, शील एवं माधुर्य से मुझे प्रिय हैं, फिर भी वह वासवदत्ता में आसक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती है। अर्थात आज भी मुझे वासवदत्ता उतनी ही प्रिय है जितनी वो जीवित थी तब प्रिय थी। इस बात को सुनकर के लता मंडप में बैठी हुई पद्मावती और वासवदत्ता दोनों ही प्रसन्न होती है। अब यही प्रश्न राजा विदूषक से करते हैं, हे वसंतक, तुम बताओ कि तुम्हें दोनों रानियों में से कौन ज्यादा प्रिय है। पहले तो वसंतक राजा के कथन को टाल देता है, लेकिन राजा के पुनः पुनः आग्रह करने पर वो कहता है, क्या कहता है कि मान्या वासवदत्ता मुझे बहुत प्रिय थी, किंतु मान्या पद्मावती तरुणी, क्रोध एवं अभिमान से रहित है, मधुर भाषणी है और उदार है। वासवदत्ता में विशेष गुण ये था कि वह सुस्वादु भोजन लेकर मुझे खोजती रहती थी। प्रिया के इस प्रसंग में वासवदत्ता का स्मरण आने पर राजा को वासवदत्ता का स्मरण हो आता है। वियोग के दुख के कारण उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विदूषक मुंह धुलवाने के लिए जल लेने के लिए चला जाता है। इसी समय वासवदत्ता
अपने प्रियतम को दुखी देख करके पद्मावती को उदयन के पास भेजती है। पद्मावती उदयन के पास आती है, तब तक वसंतक भी जल लेकर आ जाता है। पद्मावती जल से राजा का मुख धुलवाती है और पूछती है कि किस कारण से महाराज की आंखों में आंसू आए। तो बड़े ही चातुर्य से पहले तो वसंतक और उदयन दोनों हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन तुरंत ही संभल करके बड़े चातुर्य से विदूषक जवाब देता है कि हवा में उड़ते हुए पुष्प पराग के आंख में चले जाने के कारण ही राजा की आंख में आंसू आए हैं। और राजा को भी ऐसा ही संकेत करके वो हाँ में हाँ करने के लिए कहते हैं। तो राजा भी यही कहते हैं कि हाँ, वायु से उड़ने वाले पुष्प पराग के आंख में चले जाने के कारण मेरी आंख में आंसू आ गए हैं। अब कहीं बात खुल नहीं जाए, इसको संभालते हुए विषयांतर में ले जाते हुए विदूषक कहता है कि महाराज, राजा दर्शक दोपहर में आपके साथ मित्रों से मिलने वाले हैं, अतः समय हो गया है, चला जाए। ये सुनकर के सभी चले जाते हैं और चतुर्थ अंक पूर्ण हो जाता है। अब पंचम अंक की कथा वस्तु देखिए। इस नाटक में पंचम अंक की घटना ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसके मुख्य अर्थ का प्रकाशन करने वाली है। इसी के आधार पर इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम किया गया है। वो घटना इसी अंक में आने वाली है। आप देखिए, पद्मावती को शिरोवेदना होती है। उनको समुद्र ग्रह में विश्राम करने के लिए भेजा जाता है। पद्मावती की शिरोवेदना के समाचार सुनकर के उदयन और विदूषक वसंतक दोनों पद्मावती से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि पद्मावती की शैया रिक्त है, वहाँ पर कोई नहीं है। पद्मावती का इंतजार करते हुए उदयन वहीं बैठ जाते हैं। उनको नींद आने लगती है। विदूषक उनको कहानी सुनाता है, राजा को नींद आ जाती है। राजा उस पद्मावती की शैया पर ही सो जाते हैं। सर्दी का एहसास होता है तो दुपट्टा ओढ़ करके राजा सो जाते हैं। इसी बीच पद्मावती की शिरोवेदना का समाचार सुनकर के उनसे मिलने के लिए वासवदत्ता भी समुद्र ग्रह में आती है। वासवदत्ता जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि शैया पर कोई सोया हुआ है। वह समझती है कि पद्मावती ही सोई हुई है, उन्हें नींद आ रही है, उनको जगाना ठीक नहीं है। और वो शैया के आधे भाग पर जो कि रिक्त था स्वयं भी सो जाती है। अब इधर राजा उदयन रात में स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में ही वो बड़बड़ाते हैं, अपनी प्रियतमा वासवदत्ता को पुकारते हैं। वो कहते हैं, हाय वासवदत्ता, बोलती क्यों नहीं हो, नाराज तो नहीं हो। ऐसा जब वो स्वप्न में बोलते हैं तो वासवदत्ता उनकी आवाज़ को पहचान जाती है और वहाँ से उनको जवाब देना चाहती है। लेकिन स्वप्न में ही जब उदयन वार्तालाप कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, इसी कारण से उनका एक हाथ शैया से नीचे लटक जाता है। वासवदत्ता उस हाथ को उठाकर शैया पर रखती है तो स्पर्श पाकर के राजा की नींद खुल जाती है और उनको ये विश्वास हो जाता है कि वासवदत्ता अभी जीवित है और ये जो मेरे हाथ को स्पर्श किया था वो निश्चित रूप से वासवदत्ता ने ही किया था। वासवदत्ता महाराज को जगा हुआ जान करके देख लिए जाने के भय से वहाँ से भाग जाती है और उनको पकड़ने के लिए जब उदयन दौड़ते हैं तो
तो दरवाजे से टक्कर लगने के कारण वो गिर जाते हैं, और जब उनको होश आता है तो नींद खुलती है, चैतन्य अवस्था में वो आते हैं, तब ये कहते हैं कि ये मेरा भ्रम था या ये वास्तविकता थी कि वासवदत्ता जीवित है। इतने ही देर में वसंतक, जो कि दुपट्टा लेने के लिए गया हुआ था, वो वापस आता है। तो राजा उदयन विदूषक से ये सारी घटना बताता है। वसंतक कहता है कि महाराज, ये आपका भ्रम था, ये हकीकत नहीं हो सकता। महारानी तो लावाणक नामक ग्राम में जो अग्निकांड हुआ था उसमें जल करके मर चुकी हैं। इतने में ही एक कांचुकी आता है और वो समाचार सुनाता है कि आरुणी पर आक्रमण करने के लिए महाराज आपकी विशाल सेना को लेकर के रुमणवान आ गए हैं और मगध की चतुरंगिणी सेना भी सज्ज है, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। यह सुनकर के महाराज उदयन खड़े हो जाते हैं और जोश के साथ कहते हैं कि अब मैं उस दुष्ट आरुणी को अवश्य ही युद्ध में मार डालूंगा। और इस प्रकार के प्रण के साथ ही ये पंचम अंक पूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो स्वप्न दृश्य की घटना आई है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण है तो क्यों है, इस पर हमको जरूर चिंतन करना चाहिए। वासवदत्ता के मरने के समाचार सुनकर के राजा उदयन का हृदय अत्यंत ही संतप्त तथा दुखी था। लेकिन ज्यों ही स्वप्न में वो वासवदत्ता को देखता है, उससे वार्तालाप करता है, और वासवदत्ता उनके हाथ से स्पर्श करके राजा उदयन के हाथ को वापस सैया पर रखती है, तो राजा के दुखी हृदय को अत्यंत ही संतोष की अनुभूति होती है और ये विश्वास होता है कि मेरी प्रियतमा अभी जीवित है। और इसी से स्फूर्ति लेकर के वह आरुणी से युद्ध करने के लिए पुनः तत्पर हो जाता है और युद्ध करके आरुणी पर विजय प्राप्त करके अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करता है। इस नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी यही है कि आरुणी के द्वारा जीते हुए अपने राज्य को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए। सारी योजना, लावाणक नामक गांव में आग लगाने की योजना, वासवदत्ता को न्यास के रूप में पद्मावती के पास रखने की योजना, पद्मावती का उदयन के साथ विवाह करने की योजना, ये समस्त योजनाएं जो है वो दर्शक की सहायता प्राप्त करके खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए थी। इसी वजह से ये स्वप्न की जो घटना है वो महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अब अंतिम और छठे और अंतिम अंक की कथा वस्तु। उदयन आरुणी पर विजय तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उनको वासवदत्ता की घोषवती वीणा मिल जाती है। अब घोषवती वीणा को देख करके राजा पुनः वियोग में खो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसी बीच महासेन प्रद्योत का रैभ्य गोत्रीय कंचुकी और वासवदत्ता की वसुंधरा नामक धाई विजय के पश्चात राजा को वर्धापन देने के लिए, बधाई देने के लिए, सम्मानित करने के लिए आए हुए हैं। राजा से मिलकर कुशल क्षेम के उपरांत उन्हें सांत्वना देते हुए वो वासवदत्ता का एक चित्र राजा को सौंपते हैं। जब राजा और पद्मावती उस चित्र को देखते हैं तो वासवदत्ता के चित्र को देखते ही पद्मावती चौंक उठती है। उदयन जब पद्मावती की इस विचिकित्सा को देखते हैं तो कारण पूछते हैं। कारण पूछने पर पद्मावती बताती है कि इस चित्र
ये जिसका चित्र है, ऐसी स्त्री तो मेरे पास है। कुमार्यावस्था में कोई ब्राह्मण उसको मेरे पास न्यास के रूप में रख करके गया था। राजा उसे देखना चाहते हैं, लेकिन वो कह देते कि नहीं, वो तो प्रोषित भर्तृका है और वो आप उसको देख नहीं सकते, वो आपको नहीं देख सकती, उसका प्रणभंग हो जाएगा। अतः ये वसुंधरा मेरे साथ चले और उसको देख ले। इसी बीच योगेंद्रायण आ जाता है और अपनी धरोहर की मांग करता है। रैभ्य गोत्रीय कांचुकी तथा धात्री वसुंधरा की उपस्थिति में धरोहर को लौटा देना ठीक है, ऐसा मान करके वत्सराज उदयन पद्मावती को वासुदत्ता को लाने के लिए कहते हैं। पद्मावती के साथ आई हुई वासुदत्ता को देखते ही धात्री वसुंधरा चौंक उठती है और कहती है कि अरे ये तो राजकुमारी वासुदत्ता ही है। उदयन भी सहसा कह उठते हैं, यह सचमुच वासुदत्ता है। किंतु योगेंद्रायण कहते हैं कि हे राजन, आप धर्म रक्षक हैं, न्याय पालक हैं, अतः आप मेरी बहन को बलपूर्वक नहीं रख सकते। जब राजा उदयन योगेंद्रायण की वाणी को सुनते हैं तो वो पहचान जाते हैं और उनसे अपना गुप्त रूप दूर करने के लिए कहते हैं, कृत्रिम रूप को हटाने के लिए कहते हैं। योगेंद्रायण अपने कृत्रिम रूप को हटा करके वास्तविक रूप में आते हैं। वासुदत्ता भी अपने वास्तविक रूप में आती है और दोनों ही महाराज से क्षमा मांगते हैं। वासुदत्ता कह उठती है, आर्यपुत्र की जय हो, आर्यपुत्र की जय हो। अंत में सभी मिलकर के प्रसन्न होते हैं और राजा योगेंद्रायण की योजना का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उनकी दूरदर्शिता पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से सभी का सुखांत मिलन होता है और यहाँ स्वप्न वासुदत्तम की कथा वस्तु पूर्ण हो जाती है। अब इस विषय वस्तु के पश्चात हम चाहेंगे कि स्वप्न वासुदत्तम के विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय आपको कराया जाए। ये वस्तुनिष्ठ जानकारी इसलिए दी जा रही है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांश इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो आप जरा इनको देखिए। स्वप्न वासुदत्तम नामक नाटक महाकवि भास के द्वारा रचा गया है। इसकी कथा वस्तु गुणाढ़ की वृहत कथा से ली गई है। यह एक घटना प्रधान नाटक है। पंचम अंक में आई हुई स्वप्न दर्शन की घटना को आधार मान करके ही इसका नामकरण स्वप्न वासुदत्तम किया गया है। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं और भरत वाक्य सहित 58 पद्यों का कुशल प्रयोग कवि के द्वारा इस नाटक में किया गया है। इस नाटक के मंगलाचरण में आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों ही प्रकार मिलते हैं। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी कहा जा सकता है, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी कहा जा सकता है। इसमें मंगलाचरण की दोनों ही विधाएं मिलती है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। इसमें आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों ही प्रकार का मंगलाचरण कवि के द्वारा किया गया है। मंगलाचरण में उपमा अलंकार तो है ही, उपमा अलंकार के साथ साथ कवि ने मुद्रा नामक अलंकार का प्रयोग भी यहाँ किया है। ये विशेष स्मरणीय बात है। स्वप्न वासुदत्तम नाटक के मंगलाचरण में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया गया है? उपमा अलंकार का, मुद्रा अलंकार का। मुद्रा अलंकार का लक्षण क्या है? मुद्रा अलंकार का लक्षण है सूच्यर्थ सूचनम मुद्रा प्रकृतार्थ परई पदई। कवि ने इस नाटक में उदय नवेंदु सवर्णा वासवदत्ता बलो पद्मावतीर्ण पूर्णौ इत्यादि पदों में श्लेष भंगी से अत्यंत
कौशल से प्रमुख पात्रों के साथ उदयन आदि की सूचना भी दे दी है। इस कारण से यह मुद्रा नामक अलंकार है। इस नाटक के नायक वत्सराज उदयन हैं। उदयन धीर ललित नायक हैं। वासव दत्ता इसकी नायिका है। ये स्वीया मध्या नायिका है। महासेन प्रद्योत की पुत्री है ये वासव दत्ता। वासव दत्ता की वीणा का नाम घोषवती है। पद्मावती के समीप योगेंद्रायण इसको अवंतिका के रूप में, न्यास के रूप में रखते हैं। पद्मावती मगधराज दर्शक की बहन है। वत्सराज उदयन के साथ इनका विवाह होता है, इसलिए ये उदयन की द्वितीय पत्नी है। आरुणी नामक शत्रु ने वत्सराज के राज्य को छीन लिया है। अग्निदाह की घटना लावाणक नाम के गांव में घटित होती है। अग्निदाह की घटना के योजनाकार भी योगेंद्रायण ही है। योगेंद्रायण वत्सराज उदयन के प्रधान अमात्य हैं। रुमणवान नामक अमात्य योगेंद्रायण की अनुपस्थिति में प्रिया के वियोग से दुखी पीड़ित उदयन की सहायता करते हैं, उनके सहायक बनते हैं। इस नाटक में विदूषक का नाम वसंतक है। इस नाटक के प्रथम अंक के 9वें पद्य में कवि ने वैश्वदेवी नामक छंद का प्रयोग किया है और ये छंद कवि संप्रदाय में अत्यधिक प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर यह भी विशेष ध्यातव्य है, कवियों में जो प्रसिद्ध छंद है उनका कवि अधिकतर प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी कवि लीक से हट करके भी कुछ नया करना चाहते हैं। कवि ने यहाँ ऐसा ही किया है कि अपने नाटक के प्रथम अंक के 9वें पद्य में वैश्वदेवी नामक छंद का प्रयोग कवि ने किया है। वैश्वदेवी वृत्त का लक्षण इस प्रकार है। पंचास्वई छिन्ना वैश्वदेवी ममो व्ययौ, अर्थात जिस वृत्त के, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हो, 5 और 7 वर्णों पर यति हो तथा क्रमशः 2 मकार हो और 2 यकार हो, तो उस वृत्त को हम वैश्वदेवी कहते हैं। उस छंद का नाम वैश्वदेवी है। इस नाटक में सर्वाधिक जिस छंद का प्रयोग किया गया है वो है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद का प्रयोग स्वप्न वासव दत्त में सर्वाधिक 27 बार किया है और न्यूनतम हरिणी और वैश्वदेवी, इन 2 छंदों का एक बार कवि ने प्रयोग किया है। विशेष बात और यह है इसमें कि भास ने स्वप्न वासव दत्तम में प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना पद का प्रयोग किया है। इसमें प्रस्तावना के 5 भेदों में से प्रयोगातिशय नाम की प्रस्तावना स्वप्न वासव दत्तम की प्रस्तावना है। स्वप्न वासव दत्तम में विप्रलंब श्रृंगार अंगिरस है। अन्य रसों का भी कवि ने सहायक के रूप में प्रयोग किया है। इसकी रीति वैदर्भी और गुण प्रसाद हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि महाकवि भास ने उदयन और वासव दत्ता की प्रणय कथा को नाटकीय रूप देकर के एक अत्यंत ही सरल, सरस और उपयोगी नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। इस नाटक की प्रशंसा में कविवर राजशेखर ने कहा है, भास नाटक चक्रेपि छेकै क्षिप्ते परीक्षितुम स्वप्न वासव दत्त से दाह को भून्न पावक है। अर्थात जब प्राचीन नाटकों की अग्नि परीक्षा हुई उस समय उस अग्नि परीक्षा में स्वप्न वासव दत्तम एक ऐसा नाटक था जिसको पावक भी नहीं जला सकी, अग्नि भी जिसको जला नहीं सकी। ऐसा नहीं है कि समस्त नाटकों को अग्नि में डाला गया हो। इसका अर्थ यह है
कि जब इनका परीक्षण किया गया, कसौटी पर इनको कसा गया कि कौन सा नाटक सर्वश्रेष्ठ है, तब परीक्षण करने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि भास का स्वप्नवासवदत्तम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आशा है कि ये कक्षा आपके लिए उपयोगी रहेगी। आगे की कक्षाओं में हम स्वप्नवासवदत्तम के अवशिष्ट विषयों का अध्ययन करेंगे। नमो नमः।